Assalamu alaikum. So today we are again here to continue our lecture series. We are now into early medieval India. But before we discuss anything more about this early medieval India, you'll be knowing that yesterday it was 5th of June and UPSC preliminary paper. People took exam for this UPSC preliminary. Most of my students said, "Sir, why didn't you give any analysis about this paper?" My answer was gentle enough to tell them that our lecture series is in very infancy and we are very infant in this perspective that we have not discussed any part of the paper. Since we are intending to cover most of the sections that the UPSC syllabus carries और UPSC syllabus का जो भी पार्ट हिस्सा है हम इंटेंड कर रहे हैं कि हम सारा सिलेबस का पार्ट हमारे सीरीज में कवर करें आहिस्ता आहिस्ता. Gradually we'll bring more teachers and we'll be having a detailed discussion on each and every aspect of the UPSC preliminary as well as the mains syllabus. But what did you note about UPSC preliminary yesterday? What did you note about the paper? हम फिलहाल किसी और सेक्शन की बात ना करते हुए हम हिस्ट्री पे ही फोकस रहेंगे. हमारा हिस्ट्री अभी अर्ली मेडिवल इंडिया तक है. अर्ली मेडिवल इंडिया हम we do not claim that we have read anything after Palas. सिर्फ प्रत्याहारा का जिक्र आया इसमें ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में और वहीं हमने नागाभट्टा का जिक्र किया था जो कि कल रेफरेंस आप देखेंगे क्वेश्चन में आया था. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. I have been repeatedly saying in my lecture series that the match the following questions are very difficult to handle in any examination because उसके लिए आपको एक प्योर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. कैसे सॉल्व करते हम वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. और कल यूपीएससी ने एक और स्टेप फॉरवर्ड लिया था, हमारी सोच से थोड़ा वो आगे किया था कि उसने एलिमिनेशन टेक्निक से सवालात हो रहे थे उनको मिनिमाइज किया था. कुछ सवाल फिर भी हो रहे थे एलिमिनेशन टेक्निक से मगर मिनिमाइज किया था उस एस्पेक्ट को. हमने जहां तक हिस्ट्री पढ़ा स्पेशली एंशिएंट सीरीज हमने बार बार इस चीज पे फोकस किया कि यूपीएससी अब होलिस्टिक इंफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है. एक स्पेसिफिक बुक और एक स्पेसिफिक जो थ्योरेटिकल नॉलेज और जो आप चीज़ें याद रखते हो डिस्क्रीट फॉर्म में उनकी इम्पोर्टेंस अब यूपीएससी या आगे हम देखेंगे जेकेपीएससी के लिए कम होती जा रही है. अब किस चीज़ की तरफ इंफॉर्मेशन वहाँ बढ़ रहा है यूपीएससी अब होलिस्टिक एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क. आपने हिस्ट्री कैसा समझा है, अगर आपने पढ़ा है कि आपने पूरी तरीके से पढ़ा है कि आगे हाँ कुछ सवालात ऐसे हैं जिनको आप कभी पढ़ ही नहीं सकते और यूपीएससी वो ब्लाइंड स्पॉट्स वो सवाल उन पेपर में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वो आप पढ़ ही नहीं सकते हो बिकॉज उतनी आप लेवल को कितनी चीज़ें आप पढ़ोगे. मगर जितना हम हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ते हैं कल्चर के साथ साथ अगर हम 1 महीने के बदले या 1.5 महीने के बदले 2 महीने के बदले 2.5 महीने दे 15 दिनों से हमारा कोई जाएगा नहीं मगर 15 दिनों से हमारी जो कॉन्फिडेंस हिस्ट्री और कल्चर में आएगी वो ज़्यादा बेहतर होगी और हमारी इंफॉर्मेशन डोमेन बहुत ही बड़ा होगा और उसी इंफॉर्मेशन डोमेन को हम यूज कर सकते हैं फिर अलग अलग सवालात को सॉल्व करने. बुद्धिज्म के फिलोसफर्स पे कल क्वेश्चन पूछा था. अगर हम बुद्धिज्म कितना भी पूछेंगे 8 बोधिसत्वास और कुछ फिलोसफर्स के बगैर हम कुछ नहीं पढ़ते हैं. मगर अगर हम जब हम कल्चर पढ़ते हैं किसी भी किंगडम में किसी भी एम्पायर में अगर हम उसी वक्त उन फिलोसफर जो उनके साथ एसोसिएट हुआ करते थे उस एरा के साथ एसोसिएट हुआ करते वहीं पढ़े 2 मिनट या 5 मिनट ज्यादा लग सकते हैं मगर आपके कितने मसाइल उससे हल हो सकते हैं.
और आपको उस तरीके से चीज़ें याद रहती है। एक थीम बनाइए, मैंने बोला कि एक डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन यूपीएससी ने कट किया है, एक थीम बेस्ड स्टडी आप करना स्टार्ट कीजिए। एक थीम कैसे डेवलप हो जाती है? एक थीम ऐसे डेवलप हो जाती है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से सुना लूँ, हमने टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स पहले से पढ़े, लेटर वैदिक एरा से हम पढ़ते जा रहे हैं, आगे हम और पढ़ेंगे। अगर हम जब हम उन टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स की बात करेंगे, बार बार हर किसी की में एक नई टर्मिनोलॉजी ऐड करेंगे, यूपीएससी आपको पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी स्ट्राइक नहीं करेगा या पर्टिकुलर एज का नहीं बोलेगा कि ये किसका टैक्स कलेक्टर ऑफिसर, बल्कि वो आपको बड़े थीम पे दिया, 2-4 देगा, लेटर वैदिक एरा से गुप्ता पीरियड तक या पोस्ट गुप्ता पीरियड तक 2-4 देगा, ये किसके साथ एसोसिएटेड थे। मीन्स आपको वो इंफॉर्मेशन ऐसे ही याद रखनी है। या अगर फिलोसफर्स हम पढ़ रहे हैं पहले से, अगर हमने ऋग्वेदिक एरा से हमने देखा कि हम बार बार भी फिलोसफर्स पढ़ रहे हैं, उसके फिलोसफर्स, इसके फिलोसफर्स, वो आप थीम लेके याद करेंगे, ये फिलोसफर्स मैंने कहा, वो याद रखेंगे किसके साथ एसोसिएटेड थे। बार बार आप जब रिवाइज करेंगे आपको याद रहेगा। और जो उनकी पब्लिकेशंस है या जो उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है, वो भी तभी आप पढ़ सकते हैं जब उन फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे। तभी आपको पता चलेगा कि हमने जब परसों जैनिज्म की थोड़ी सी बात की, अभी तो हमने पूरी तरह जैनिज्म पढ़ा भी नहीं, मगर मैंने ये बात उस वक्त कही कि जब आप पीछे पुराना देखोगे तो वो आप जैनिज्म की बुक देखोगे। इसी तरह एक थीम होती है सूत्रा बुक, एक जैसे भगवती सूत्रा या अंगुत्तरा निकाय, मतलब ऐसे ही एक हमने देखी वो बुक्स, एक थीम बेस्ड ना, ऐसे याद करनी होती है चीज़ें, मतलब याद रखने की चीज़ें, पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, मगर साथ में जब अब हम ये चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, उससे आपका एक फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है। और एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए फिर चीज़ें खुद, अगर आपने वो पढ़ा होगा, बार बार रिविजन किया होगा, आपको चीज़ें याद आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज आपको ये चीज़ें जो यूपीएससी आजकल पूछता है, या कोई भी जेपीएससी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही लेवल, इससे थोड़ा कम कर सकता है या यही लेवल वो भी रख सकता है। इन चीज़ों को आपको ये आज से ही प्रैक्टिस करनी है कि मैं सवाल कैसे बनाऊं। आप यूपीएससी के पेपर्स को एनालाइज करते जाएं और वैसे ही आप सवाल एक्सपेक्ट करें। करंट बेस्ड जो कल्चर में है वो आप बार बार उसके साथ, वहां इर्द गिर्द नेबरिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं है, वो भी आप साथ में करें। तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है किसी भी प्रिपरेशन में। और फिर इसी इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज और स्केल अप करना सीखें कि अगर आप इंफॉर्मेशन बहुत आगे पढ़ी है, आप उस इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस, क्योंकि लीनियर और साइक्लिक मॉडल दोनों हिस्ट्री में वैलिड है। तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता चीज़ें समझनी शुरू हो जाएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि हमने अभी तक क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मगर जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट करें, एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो। वहाँ कुछ नहीं हम करेंगे, वहाँ हम देखेंगे जो हमने पढ़ा कि यूपीएससी किस लेवल पे वहाँ जा रहा है, पीएससी किस लेवल पे वहाँ जा रहा है, एसएसबी किस लेवल पे वहाँ जा रहा है। उसी इंफॉर्मेशन को हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने संगम लिटरेचर में बताया कि संगम लिटरेचर में तो आप बात ही नहीं, यूपीएससी इसका ऑथर पूछेगा, उसका ऑथर पूछेगा, वो थीम बेस्ड सवाल पूछेगा। और कल ही आपने देखा कि 4 थीम दिए थे और चारों के चारों हमने यहाँ डिस्कस किए थे। अहम भी किया था, अगम भी किया था, लाभ भी किया था। सोशल क्लासेस हमने बोला कि सोशल क्लासेस वर नॉट प्रेजेंट बट दे न्यू अबाउट देम, क्योंकि ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट उन्होंने आया था मगर अभी कंसोलिडेट नहीं हुआ था। ये चीजें आपको फिर जाके समझ आने लगती है, इनसाइट एक डेवलप होना शुरू होता है कि पेपर कैसे आता है। तो हम वी आर वेरी मच होपफुल कि जो भी हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे उसमें आपका बहुत फ़ायदा होगा। वी आर होपफुल इनफ कि इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। एक ही बुक में मैं फोकस नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो मैं आपको उपिंदर सिंह भी कर रहा हूँ,
नए एनसीईआरटीज भी लेके साथ चल रहा हूँ, और पुरानी एनसीईआरटीज पे जो कॉन्सेप्ट्स है, और साथ साथ में नेट का मैं यूजफुल जो आपकी इंफॉर्मेशन मुझे लगती है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है, उसका भी मैं यूज कर रहा हूँ कि 2-4 सोर्सेज का एक घंटे का लेक्चर बना रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा नहीं। उन लेक्चर्स को आपको फॉलो करना है। यही इतनी ही इंफॉर्मेशन सफाइस नहीं है, आपको घर में खुद रीडिंग करनी है, एक हैबिट बनाना है कि चीज़ों को याद रखने का। जब आप बार बार एक हैबिट बनाएंगे, चीज़ें देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, और आपको चीज़ें आना समझ आ जाएगी। जब चीज़ें आना समझ हो गई आ जाएगी, एक साइंस सब्जेक्ट के लिए भी यही रूल है, और एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए यही रूल है। जितनी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएगी, उतनी चीज़ें याद रहना आसान हो जाएगी आपके लिए। और चीज़ें कब समझ आना शुरू हो जाती है? चीज़ें तब समझ आना जरूर आसान हो जाती है जब आप बार बार रिवाइज करते हैं। मोर यू रिवाइज, मोर यू विल गेन कॉन्फिडेंस, मोर यू आर गोइंग टू रिमेंबर थिंग्स। नाउ without wasting any further time, let's start again, continue with पालाज, because पालाज की कुछ इंफॉर्मेशन आपने कल देखा कि कितना इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन यूपीएससी पूछता है। तो वी आर नॉट लेटिंग आवर सेल्फ टू बी फूल्ड कि ये सवाल नहीं पाएगा। मैंने परसों ही आपको बोला कि अर्ली मेडिवल कैच होगा, और अर्ली मेडिवल इस बार भी आया था, और मेडिवल इंडिया उसके भी बहुत सारे सवाल आए थे। तो कोई भी सब्जेक्ट ये करना, इग्नोर करना, कोई भी पार्ट इग्नोर करना, इट्स अ डिजास्टर इन मेकिंग। तो हम जितना भी पढ़ेंगे, विल बी डीलिंग इट विथ कम्प्रहेंसिव। हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हमें थोड़ा, अगर हमें बाकी सेंटर्स 2-2.5 महीने में करते हैं, अगर हमें 15 दिन एक्स्ट्रा भी लगे, मगर हम कल्चर को साथ साथ कर रहे हैं, और कल्चर के करंट अफेयर्स को भी साथ साथ ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप मान के चले कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये आपके लिए ठीक होगी, मगर साथ में आपको घर में भी पढ़ना है, आपकी इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीमेंट करना है और रिवाइज करना है। नोट मेकिंग आप खुद बनाएं कि मैं मेंस का क्वेश्चन कहाँ से डेवलप करूँ, और प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन कैसे डेवलप करूँ। उससे आपका, और बुक पढ़े, बार बार बुक पढ़े, एक टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़े, अपनी जहनों को सब्जेक्ट के साथ मानो एक्नॉलेज, अकस्टम करें। तो उससे, उस चीज़ से आपको आसानी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पालास, इनफैक्ट कंटिन्यू विद पालास। कल हमने यूपीएससी के पेपर में देखा था कि सईद्स के बारे में रेफरेंस मिली थी कि उनके बारे में खुलक्स किनको कहते थे। तो ऐसे ही जो भी किसी चीज का और किसी डायनास्टी का लकब, या किसी भी फॉरेन अकाउंट में उनका कोई खास चीजें हमें उनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें उन चीजों को मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है पालाज के बारे में। पालाज के बारे में हमें अरब मर्चेंट, जो अरब मर्चेंट था सुलेमान, वो क्या कहता है? सुलेमान कहता है इनको बोलते थे रूमा। किनको? पालाज को क्या कहते थे? ही कॉल्ड पालाज क्या? रूमा। और सतीश चंद्रा साथ ही में कहता है कि रूमा इज संस्कृत, धर्मा उसका संस्कृत वर्ड है उस रूमा का। और धर्मा किस पे बेस्ड है? नॉट धर्मा ऑफ हिंदू कस्टम, बट इट इज धर्मा पाला, उसी के बेसिस पे। ठीक है। सुलेमान पालाज को क्या कहता है? रूमा संस्कृत धर्मा का संस्कृत फॉर्म है। मतलब रूमा का संस्कृत फॉर्म क्या है? धर्मा। और धर्मा यहाँ जो फंक्शनल लॉ है इसका, हिंदू सोसाइटी का या हिंदुइज्म का या हिंदूज का, कि उसमें जो धर्मा है वे ऑफ लाइफ, ये वो धर्मा नहीं है, बट हियर ही रेफर्स टू धर्मा पाला, जो इनका रूलर था। क्या कहता था कि स्वयं कहता था जो धर्मा पाला था, he was at war
Pratyaharas and Rashtrakutas. हमने देखा था, मगर इंफॉर्मेशन आप कौन कोरिलेट कर रहा है? सुलेमान। और क्या कहता था कि धर्मापाला के जो ट्रूप्स थे दे वर न्यूमरस एज कंपेयर टू अदर्स। ये आप जान दीजिए, ये आपके लिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। हिज ट्रूप्स वर न्यूमरस as compared to P and R. P means Pratyaharas and Rashtrakuta. Still, अगर न्यूमरस भी थे मगर स्टिल उनने राष्ट्रकूटास से हारा ना। प्रत्याहारा के नागापटा ने उसको हराया ना, हाँ, राष्ट्रकूटास ने उन्हें हराया ना स्टिल। और यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन की मिलती है कि अगर न्यूमरस भी थे कि उनकी जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी वो हम एज्यूम कर सकते थे कि बहुत बड़ी थी। ये खुद चीजें फिर एज्यूम करना, एक्सट्रापोलेट करना होता है हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आपको स्टेटमेंट आएगा Paulus had a huge had that huge army, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि हमें सुलेमान बोल रहा है उनकी ट्रूप्स न्यूमरस थे, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि उनकी जो आर्मी स्ट्रेंथ थी वो बड़ी ज्यादा थी, ठीक है। और क्या कहता है? और बोलता था इट वाज कस्टमरी फॉर पॉलास। देखो तीनों स्टेटमेंट क्योंकि सुलेमान ने कही है, तो ये आपके क्वेश्चन के लिए यहां एक डेटा बैंक तैयार हो रहा है और तीनों स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं और आपको बोलता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि ये फॉरेन अकाउंट हमें मिल रहा है, मे बी दे में आस्क यू क्वेश्चन अबाउट इट, तो कुछ भी चीज इग्नोर करना डेंजरस है। इट वाज कस्टमरी फॉर Palas to be accompanied by force of 50,000 elephants. कितने फोर्स को? एलिफेंट्स। और उसी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से 10,000 से लेके 15,000 तक क्या हुआ करते थे? मैन इन आर्मी वर एम्प्लॉयड फॉर फुलिंग एंड वॉशिंग। ये हमें सीधे पता चल रहा है कि एग्जैजरेटेड फिगर है। क्या पता चल रहा है? सीधे पता चल रहा है एग्जैजरेटेड फिगर है। मगर अगर ये एग्जैजरेशन भी है तो फिर भी हम एज्यूम कर सकते हैं ना कि उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ बड़ी है, बड़ी होगी। हाँ, वॉशिंग 15 और इसी में ये तीन स्टेटमेंट हमें कौन बोलता है? सुलेमान। 10 to 15,000 इन आर्मी वर एम्प्लॉयड इन फुलिंग एंड वॉशिंग मींस वॉशिंग में। of elephants. नो, वॉशिंग जो जिसकी वॉशिंग में हम मींस इट वुड बी ऑब्वियसली वॉशिंग ऑफ एलिफेंट्स क्योंकि वही ज्यादा थे ना। Fulling means नहीं, क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए। क्लोथ्स किन की क्लोथ्स की वॉशिंग के लिए होगा? आर्मी मैन की। तो यहाँ से क्या एज्यूम हो रहा है? स्ट्रेंथ। फुलिंग मींस सफाई, वॉशिंग मींस धोना। तो यहां से क्या एज्यूम हो रहा है? यहां से ये एज्यूम हो रहा है कि जो सुलेमान कह रहा है वो एग्जैजरेटेड फिगर है, मगर चूंकि ये बता रहा है उसका डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट है, तो वहां से हमें ये चीजें याद रखने हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के पॉइंट, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेड ट्रुथ है। किसमें इसका रेफरेंस मिलता है? सतीश चंद्र में आपको इसका रेफरेंस सीधे मिलेगा, ठीक है। नाउ शुड वी मूव फर्दर?
तो ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि ये किसके बारे में बता रहा है, पालाज के बारे में, स्पेशली दारमपाला, और कौन बता रहा है, सुलेमान। और सुलेमान किन को रूमा कह रहा है, पालाज को, क्योंकि प्रत्याहराज के लिए अलग वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, राष्ट्रकुदास के लिए अलग, तो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे, क्योंकि अब हमने देखा कि यूपीएससी इस लेवल पे भी पहुंच सकता है कि उनको वो सईद का रेफरेंस आया था हमारे कल एग्जाम में। तो लेट्स मूव फर्दर। और जो इंफॉर्मेशन पालाज के बारे में इंपॉर्टेंट है, we know Palas also from Tibetan Chronicles। क्यों क्यों हमें तिब्बत से, पाला तो बंगाल का एम्पायर था, तो तिब्बतन क्रॉनिकल्स का कहां से जिक्र आया? वी विल अंडरस्टैंड इट इसके बाद, क्योंकि इस पे थोड़ा हमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मगर इस स्टेटमेंट के बाद हमें ये स्टेटमेंट आ गई कि दे वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ किसके ग्रेट पैटर्न्स थे? बुद्धिस्ट लर्निंग के। ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन। मगर साथ ही में पैटर्न्स तो थे किसके? बुद्धिस्ट रिलीजन और लर्निंग के, मगर साथ में दे आल्सो, बट दे वर टॉलरेंट, they were not persecutors but were tolerant। जब टॉलरेंट होंगे मीन्स शैविज्म और वैष्णविज्म वो भी इस इनके दौर में ठीक ठाक से ग्रो होते होंगे, ठीक है ना। टॉलरेंट टुवर्ड्स वैष्णविज्म एंड शैविज्म। जब एक टॉलरेंस होती है कम्युनिटी में तो उनका आर्किटेक्चर फिर उसी के हिसाब से डेवलप होता है। हम देखेंगे कि जब हम उनके आर्किटेक्चर की बात करेंगे इस स्टेटमेंट की रिफ्लेक्शन हमें और वहां देखने को मिलेगी, ठीक है। हमने देखी कि उन्होंने कितनी विहारास बनाई। अगर उन्होंने नालंदा को साथ साथ नालंदा को रिवाइव किया, फिर उसके बाद उदंतापुरी बनाई, फिर उसके बाद धर्मपाला ने क्या बनाया? सोमापुरी और विक्रमशाला। फिर देवपाला ने और एक जगदा। तो उनका जो ये चलता गया, क्या चलता गया? उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी। और साथ साथ ने जो नालंदा को किसने रिवाइव किया था वो भी हमने परसों पढ़ा, धर्मपाला ने। किसने रिवाइव किया था नालंदा को? हाँ, उसने 200 विलेजेस को उसकी एक्सपेंसेस के लिए, हाँ ये भी हमने लिखा ना। और जो विक्रमशाला धर्मपाला ने बनाई, that became only second to fame after नालंदा। इतना इंपॉर्टेंट था उनका कंट्रीब्यूशन क्या। और साथ ही में विहारास भी बना। ये तो हमने परसों हमने इट्स वाज ओनली रिपीटेशन, ये परसों हमने इंफॉर्मेशन बताई थी आपको, ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि तिब्बतन क्रॉनिकल्स में इनका जिक्र मिलता है और मुझे यहाँ जाके अच्छे खासे सवाल देखने को मिल रहे हैं कि क्या है वो सवाल। देखिए, क्या बताया मैंने आपको कि दे वर नोन इन तिब्बतन क्रॉनिकल्स। क्यों? बिकॉज
ये याद रखेंगे और यहाँ से सवालात का अंबार उठ सकता है। 2 noted Buddhist scholars दो बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कौन कौन? दीपनकारा, उसको अतीसा भी बोलते हैं, दीपनकार, वो ब्रैकेट में लिखेंगे अतीसा, और संतराक्षी। They were invited to Tibet. इनको किया, तिब्बतियन किंग जो था इनको इनवाइट किया। They were invited to, अब वहां से थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स दे तो They were invited to Tibet. और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया फॉर्म वहां जो बुद्धिज्म का वो एस्टेब्लिश किया। हाँ हाँ, वज्रयाना दैट रीजन ऑफ ईस्टर्न, फिर वहां वो तिब्बत पे भी चला गया, ठीक है ना। और दे एस्टैब्लिश न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। मींस अगर बुद्धिज्म में एस्टैब्लिश हो गया है तिब्बत, तो इन दो स्कॉलर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। क्या है? और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट थे, दे फ्लॉक्ड इनटू नालंदा एंड विक्रमशाला यूनिवर्सिटी। मींस वो यहाँ पढ़ना, मींस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। देखिए कैसे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। अब देख रहे हैं यही टूल आजकल हम, इसी टूल को हम आजकल आईआर में क्या बता रहे हैं, सॉफ्ट पावर, ठीक है। नाउ चूंकि यूपीएससी का या किसी भी एग्जाम का ये बड़ा मामूल हो गया है अब, एंड बड़ा ही इम्पोर्टेंटली अब वो ज़्यादातर स्कॉलर्स के बारे में पूछते हैं, तो हम इन दो स्कॉलर्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है, तो आप इंफॉर्मेशन वो नोट कीजिए, ठीक है। दीपनकार और संतराक्ष, संतराक। After that, people from Tibet flew to Nalanda and later university. विक्रमशाला, ठीक है। देखो मैं पहले कॉमन इनका चीज बताऊंगा, ठीक है। इनकी जो कॉमन थी ना, बोथ फॉलोड और प्रीच्ड वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और वज्रयाना जिसका अभी आपने बोला तांत्रिक सेक्ट है, जो ईस्ट इंडिया से लेके फिर फैला साउथ ईस्ट एशिया से लेके मंगोलिया तक, तिब्बत को लेके, हाँ। तो वज्रयाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये वज्रयाना सेक्ट किसका सेक्ट था? खुद महायाना बुद्धिज्म का। वो हमने, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा तो मे भी आपको ये चीजें, मगर ये वज्रयाना किसका था? ब्रांच, हाँ, महायाना बुद्धिज्म का मजरा। और इसी को बोलते हैं तांत्रिक। क्यों बोलते हैं तांत्रिक? और क्योंकि इसमें जो वैदिक इन्फ्लुएंस, सैक्रेड रिचुअल्स इन्फ्लुएंस, उस चीज का इन्फ्लुएंस आ गया था, ठीक है ना, तांत्रिक। और जो इनकी स्कूल ऑफ थॉट थी, फिलॉसफी, जो किस फिलॉसफी में बिलीव करते थे दोनों? बुद्धिज्म की किस फिलॉसफी? मध्यमी का, मिडिल पार्ट, मध्या। पहले ये आया होगा कि ये आया होगा? He was या ये प्रियर आ गया, मीनस संतराक्षी क्या आया? ही वॉज प्रियर। 8th और 9th सेंचुरी में ही, ये 11th और 12th में आया था। और ये प्रियर था किसके? अतीसा के या दीपनकार के। तो आपको यहाँ प्रियर में थिंक, तो आप बोलेंगे ये आया था पहले, क्या? ही वॉज अर्ली।
earlier than Dipankar. हाँ? फिलोसफी मध्यमा के आपने पढ़ी, हाँ? और इन्होंने कौन सा सेक्ट बुद्धिज्म में एस्टैब्लिश किया था जिसके खुद फॉलोअर थे? किसके थे? वज्रयाना सेक्ट। तो मीन तिब्बत में भी इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया होगा? वज्रयाना सेक्ट। हाँ? बोथ प्रीच्ड टीचिंग्स ऑफ वज्रयाना सेक्ट इन। तो ये आपके लिए सवाल तैयार हो रहे हैं। तांत्रिक बुद्धिज्म ज्यादातर आप कहाँ ही देखेंगे इंडिया में? ईस्ट बंगाल के आसपास। तो आप अगर आप ना इन तिब्बत हम बोल रहे हैं ना, जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत, वो कौन सी थी? वज्रयाना इन तिब्बत। ये मैं आपको कॉमन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके बाद थोड़ी इंफॉर्मेशन हम कि हट के देंगे, ठीक है ना? और जो इसकी पर्टिकुलर इसकी जो फिलॉसफी संतराक्षी, उसका नाम था योगासारा मध्यमिक। मीन्स ये दो फिलॉसफी की यूनिटी थी, मीन्स यूनाइटेड। इट वाज यूनाइटेड फॉर्म ऑफ टू फिलॉसफी, एक योगाकारा का और दूसरा मध्यमिक का। और योगाकारा का जो फिलॉसफी कहाँ, वो किसकी है? अगर हम इसको असंगा की, किसकी है? ये जो इसकी संतराक्षी, ये मैं बताऊं, देखो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये बार बार यूपीएससी आप इस चीज को फोकस कर रहा है बुद्धिज्म को। इसकी जो फिलॉसफी थी उसका नाम ही तो, वो कौन सी फिलॉसफी? मैंने बोला ना पहले कि मध्यमिक दोनों में थी, मध्यमिका दोनों में थे ना, मिडिल पाथ। और जिसकी पर्टिकुलर संतराक्षी की जो फिलॉसफी थी, किस पे बिलीव करता, उसका नाम क्या था? योगासारा मध्यमिक। हाँ, वो योगाकारा मध्यमिक। और क्योंकि यूनाइटेड था दोनों का, वो इसमें दो फिलॉसफी है ना, आपकी क्वेश्चन के लिए अलग अलग दो है ना। योगासारा किसकी फिलॉसफी थी असल में? असंगा की। वो मीन्स यहां से दूसरा सवाल आया कि असंगा कौन था? बुद्धिस्ट फिलोसफर। कौन, क्या थी उसकी फिलॉसफी? योगाकारा। और मध्यमिक असल में किसकी फिलॉसफी थी? नागार्जुना की। और कल नागार्जुना के इसको डिसाइपल को ही पूछा था सवाल में, कैसे सवाल पूछते हैं, आया समझ इसके? और आप वो मुझे कल वो नाम बताएंगे कौन था इसका डिसाइपल। और काली की यूपीएससी में, हाँ, नागार्जुना का पूछा था ना। तो देखिए यहाँ से हमें ये भी पता होगा असंगा बुद्धिस्ट फिलोसफर है। नागार्जुन तो हमें पता ही है। हमें यहाँ से और एक संतराक्षी भी पता चला, दीपंकर के पता चला। अगर हमारे पास सवाल आया तो असंगा, दीपंकर एंड संतराक्षी वर इन एंशिएंट इंडिया, वो आप क्या बताएंगे? बुद्धिस्ट। ऐसे ही सवाल बनते हैं ना जब हम इस लेवल पे आएंगे। जब हम इस लेवल पे आएंगे तो हमें सब कुछ मुश्किल लगेगा ना, अदरवाइज हमारे पास सब कुछ फिर मुश्किल, हमें हर कोई चीज मुश्किल दिखाई देगा, ठीक है? और चूंकि हमने इसकी फिलॉसफी, यूनिटी फिलॉसफी, हमें यहाँ से पता चला कि योगाकारा किसकी फिलॉसफी थी? असंगा की। और मध्यमिक किसकी थी? नागार्जुना की। तो ये हमें यहाँ से पता चला। और दीपंकर का चीफ डिसाइपल जो था, उसका नाम था ड्रोनटॉन। और ड्रोनटॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई इज ही इंपॉर्टेंट? बिकॉज ही वॉज फाउंडर ऑफ कदम स्कूल। और कदम स्कूल कौन सा स्कूल है? जो तिब्बतियन बुद्धिज्म है ना, उसी का नाम कदम स्कूल भी है। और यहां से और एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो दीपंकर का हमें पोर्ट्रेट मिला ना, वो भी इसी कदम मोनेस्ट्री में मिली। कहां से मिली? पोर्ट्रेट।
कदम मोनेस्ट्री। अब वो यहाँ से एक दूसरा सवाल कल्चर का, कदम मोनेस्ट्री किस जगह पे लोकेट, मैच द फॉलोइंग की सवाल ऐसे ही होते हैं। क्या आप कहाँ पहुँचेंगे खुद इतनी इंफॉर्मेशन पे? और कदम मोनेस्ट्री कहाँ है? तिब्बत में। मीन्स आपके कितने सवाल यहाँ पर? एक तो डिसाइबल भी कहा था ड्रोनटॉन। चीफ डिसाइबल ऑफ तिब्बत का। हाँ, ड्रोनटॉन। और ड्रोनटॉन का फाउंडर किसका? कदम स्कूल। और कदम स्कूल क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ हमें उस कदम मोनेस्ट्री से हमें पोर्ट्रेट मिला था। किसका? हदीसा का। मीन्स कितनी इंफॉर्मेशन कोलैबोरेट हो रही है और हमें यहाँ से सवाल निकल रहे है कि नहीं? इसी इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना होता है, अदरवाइज हमें तो खुद पता ही नहीं चलेगा। तिब्बत बुद्धिज्म। और जो इसका अब बोलेंगे संतराक्षा का कौन जो चीफ डिसाइपल था या स्टूडेंट था, उसका नाम क्या? कामा ला शिला कौन था? मीन्स अगर आपको बोलेंगे, आप सवाल यहाँ से कामा ला शिला ड्रोनटॉन वर आप दे वर डिसाइपल्स, और यहाँ से हमें पता चला कि वो किसके साथ वाबस्ता थे? बुद्धिज्म के साथ। मीन्स दे वर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। मीन्स ऐसे ही सवाल फिर कदम मोनेस्ट्री। और कदम मोनेस्ट्री कहाँ पे थी? तिब्बत में। हो रहा है आपको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं फिर। हाँ, तो आप जब पढ़ेंगे नहीं, आप ऊपर की सतह पे पढ़ेंगे तो आपको फिर मुश्किल लगेगा। हमें हर कोई चीज देख के जाना है। जब हमें पता जा, हमें 10 मिनट 5 मिनट हमें ज़्यादा लगे, पर मगर 5 मिनट में हमने इंफॉर्मेशन कितनी टच की, कितने किस्म की इंफॉर्मेशन टच की और कितने सवाल हमें यहाँ से निकाले। ठीक है? अब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन संतराक्ष के बारे में और ज़्यादा। ठीक है ना? इसने जो बुक लिखी, इसने जो संरक्षण बुक लिखी ना, उस बुक का नाम था बोधि पाथा प्रदीपा। क्या था उसका नाम? प्रदीपा। बोधि पाथा प्रदीपा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुद्धिस्ट बुक है, मगर आपको और एक नाम से इसका अगर बुक पूछे, इसका जो इंग्लिश नेम है ऑर्नामेंट ऑफ मिडिल वेज। क्या है उसका नाम? ऑर्नामेंट ऑफ मिडिल वेज। तो मदियामा का आपने याद कैसे रखेंगे? ऑर्नामेंट ऑफ मिडिल वेज किसके एसोसिएटेड बुक है? आप मिडिल वेज आप किस में? मदियामिक मीन्स संतराक्षी पढ़ा ना? ऑर्नामेंट या पूछा जाएगा बोधि प्रथा दिवा किसके साथ एसोसिएटेड है, या आपको पूछेगा ऑर्नामेंट ऑफ मिडिल वेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट स्कॉलर। ऐसे है। और इसमें खास क्या है? इसमें जो खास इसमें बुक में लिखा है, क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एक तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में लिखा है, वो तो हमें पता ही है, एंड स्कूल्स। और खास एक चीज इसमें लिखा है 3 levels of spiritual aspiration। स्पिरिचुअल एस्पिरेशन 3 लेवल्स की, 3 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ या एस्पिरेशन की बात की है। अगर आप उन्होंने बुक के बारे में बोला, बुक की डिटेल, ऑर्नामेंट ऑफ मिडिल बुक, ऑर्नामेंट ऑफ मिडिल वेज और बोधि पाथा प्रदीपा, ये क्यों फेमस है? इसमें पहला स्टेटमेंट होगा इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस बुद्धिस्ट फिलॉसफीज एंड स्कूल्स। ये आप बोल सकते हो, आपको ये बात पता होगी, ये ठीक है, मगर ये जरूरी नहीं है स्टेटमेंट सेकंड कि इट कंटेन्स आल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट 3 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। और वो 3 लेवल्स क्या क्या है? लेसर,
मिडिल एंड सुप्रीम. लेसर, मिडिल मीन्स पहला, दूसरा मुकाम और सबसे ऊपर का मुकाम. मीन्स आपको इंफॉर्मेशन कहाँ पता चलती है? चलती कि नहीं? हाँ, चूंकि ये बुक बड़ी फेमस है, बोधि प्रतादिपा, तो इसके बारे में हमने थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ को, मीन्स आपको ये स्टेटमेंट्स कवर हो रहे हैं कि उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन. मीन्स आपको ये स्टेटमेंट पता होती, ये वाली बुद्धिस्ट फिलोसफी की, इसके बारे में बात हो सकती है. और दूसरी स्टेटमेंट पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सच्ची, ये स्टेटमेंट सच्ची है कि नहीं. मगर चूंकि आपको इंफॉर्मेशन मिला, क्योंकि संतराक्षी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है अर्ली मेडिवल बुद्धिज्म के डेवलपमेंट में, स्पेशली वाजरायना सेक्ट इन बुद्धिज्म डेवलपमेंट के लिए. तो उसका हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो उसके साथ वाबस्ता है वो हमें पता होनी चाहिए. और साथ ही में हमें पता चला कि एक और बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में, कामालाशिला और ड्रोनटान के बारे में. और ड्रोनटान को पढ़ते ही हमें कदम स्कूल के बारे में पढ़ा और कदम मोनेस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली. और साथ ही में जब हमें बोधि पता तो हमें और एक इंफॉर्मेशन बुक हुई कि उसका, इस बुक का नाम है ऑर्नामेंट ऑफ मिडिल वेज, और 3 लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल एस्पिरेशन की बात की है, लेसर, मिडिल और सुप्रीम में. तो ये चीज़ कवर हो गया. Mariam means middle path. This philosophy. You will understand this when you will study Buddhism. तो वहाँ आपको बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी पे पढ़ेंगे आप, तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि मध्यमी का. ठीक है. ठीक है. नाउ shall we move on? Let's will complete this Paula's first because ये बार हम इसके, Go a little slow. हाँ, Go a little slow. यहाँ तो मैं स्लो ही गया ना, No, you went fast. I was taking. मिस मत हो गया, फिर मैं वापस रिपीट हो गया, रिपीट करूँगा. पालास, मैंने बोला कि बुद्धिज्म उनका मेन कंसर्न था, मगर दे ऑल्सो टॉलरेटेड शैविज्म एंड Vaishnavism. वैष्णविज्म. और जब टॉलरेंस था, लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण्स टॉलरेंस था ना, टॉलरेंस जब था तो क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स लार्ज नंबर ऑफ नॉर्थ इंडिया में थे ना, वो उन्होंने कहाँ माइग्रेट किया? बंगाल में. कहाँ? देखिए कैसी लिंक बनती है. और बंगाल में जो पालास थे, उन्होंने उनको लैंड ग्रांट्स दिए. किनको? पालास. बंगाल में पालास ने क्या दिया? Landlords. पालास प्रोवाइडेड द लैंड ग्रांट्स. किनको? उन ब्राह्मण्स को. जब पालास उन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए, तो उन्होंने वो लैंड ग्रांट्स किस में इस्तेमाल किए? एग्रीकल्चर में. मींस एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई पालास के दौरान. ठीक है. Brahmins should be correct. हाँ, जब एग्रीकल्चर की ग्रोथ होती है तो खुद ब खुद अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बढ़ जाता है. मींस ट्रेड एंड कॉमर्स की भी ग्रोथ हो गई. किसकी? ट्रेड एंड कॉमर्स. मींस ये एक बहुत ही प्रॉस्पेरस एरिया आप डेवलप हो गए. ट्रेड एंड कॉमर्स इस कदर खुल गया कि हमारा जो मेन कांटेक्ट था वो था साउथ ईस्ट एशिया के साथ. किसके साथ? Southeast Asia. And we are told that silver and gold came from South Asia into the Bengal. Means इतनी prosperity थी ट्रेड की. भाई समझ आए? Gold and silver. Coins. हाँ. What about the foreign relationships of Palas? What about their foreign relations? What about their foreign relations?
फॉरेन रिलेशन के पॉलिसी की जब हम बात करते हैं कि हम बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। किनके साथ? साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। क्यों? क्योंकि हमें रेफरेंस मिलती है जो सैलेंद्रा डायनास्टी साउथ ईस्ट एशिया में रूल कर रही थी। कौन सी डायनास्टी? सैलेंद्रा डायनास्टी। कौन? इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जो वहां रूल कर रही थी, उन्होंने अपने एम्बेसीज भेजे देवा तो ताकि वो एक मोनेस्ट्री सेट करेंगे नालंदा के आसपास। देवापाला ने उनको वो इजाजत दी। इजाजत का मिलना क्या हो गया? इजाजत का मिलना कि उनकी मीन्स उनके जो रिलेशनशिप थे बहुत ही बड़े ही कॉर्डियल थे। मीन्स यहाँ स्टेटमेंट सैलेंद्रा डायनास्टी का इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि दे मेंटेन्ड कॉर्डियल फॉरेन रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, कोई हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं, बल्कि किस पावर का इस्तेमाल? सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। आया समझ? ये आया समझ? आर्किटेक्चर, देखो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया में हमने पहले ही देखा। नगारा स्कूल, नगारा स्कूल में फिर डिफरेंट स्कूल्स वजूद में आए। क्या है? उनमें से एक स्कूल था बंगाल स्कूल। क्या था? और ये बंगाल स्कूल किल के दौर में एस्टैब्लिश फ्लोरिश हो गया पालाज और सेनाज। पालाज एंड सेनाज। पालाज के बाद वहां सेनाज एस्टैब्लिश हुए। ठीक है, यस नगारा स्टाइल विल बी मेंशनिंग इट क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में ही है ना। तो नगारा का ही एक स्कूल जो था वो क्या था? बंगाल स्कूल। हम उसमें पढ़ेंगे ना अलग अलग, उड़ीसा स्कूल, चंडाला स्कूल, तो हम वो देखेंगे ना। पालाज एंड सेनाज किनके अंडर एस्टैब्लिश हुआ? पालाज एंड सेनाज। पालाज क्या थे? मेनली बुद्धिस्ट। सेनाज थे मेनली हिंदूज। क्या थे? सेनाज क्या थे? मेनली। मगर दोनों किस्म के आर्किटेक्चर डेवलप हो गया इनके दौरान। एक तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर भी और टेम्पल आर्किटेक्चर भी। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में पता ही हमें क्या है? विहारास, चटियास, स्टूपास, और साथ में अगर हिंदू का तो हिंदू के क्या होगा? टेम्पल। बोथ बुद्धिस्ट एंड टेम्पल्स डेवलप्ड। अब दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हमें इंफॉर्मेशन वहाँ वो चीज क्वेश्चन एक इवेलुएटर एक एग्जामिनर सेट दिमाग में रख के वो सवाल वहां से बना सकता है। देखेंगे हम वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये मैं आप करूं? हाँ, ये आपने किया। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आपको पता ही है क्या था, देखा ना। टेम्पल आर्किटेक्चर में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलते हैं जो जिनका हमें पालाज का जो एग्जांपल मिलती है दैट इज सिद्धेश्वर टेम्पल, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। और जो सेना का हमें मिलता है टेम्पल वो क्या था? दाकेश्वरी टेम्पल। नहीं, इट इज वन सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। और इनका क्या मिलता है? दाकेश्वरी टेम्पल। ठीक है ना। मैं चाहूंगा आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा एडिशन हो। आप थोड़ा बहुत इनमें तीन स्टेटमेंट से जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर है कल
मैं देखूंगा आप करेंगे, सिद्धेश्वर टेम्पल के बारे में और दाकेश्वर टेम्पल के बारे में आप थोड़ा पढ़ के आएंगे, ठीक है। क्या इनमें स्कल्पचर का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। अब इन दो एग्जाम्पल्स पढ़ी, अब देखेंगे जो मेन फीचर्स थे इस पाला बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के, वो क्या था। जो इनकी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, उनमें कर्व्ड रूप हुआ करता था। क्या हुआ करता? कर्व्ड रूप, जिनको हम कहते थे और बंगला रूप, और बंगला रूप ऐसे, ठीक है, कर्व्ड और बंगला रूप। और इन्हीं को फिर आगे जाके इसी से इंस्पायर होके फिर हम देखेंगे जब दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर बंगाल में होगा, फिर या मुगल का आर्किटेक्चर आगे जाके डेवलप होगा बंगाल रीजन में, वो किससे इंस्पायर होंगे? इसी बंगाल स्कूल ऑफ थॉट, और उनका भी फिर कर्व्ड रूप या बंगाल स्ट्रक्चर था। और जो इन्होंने ब्रिक इस्तेमाल की, दैट वाज बर्न्ट और टेराकोटा ब्रिक। They use burnt or terracotta bricks, ठीक है। और इनकी जो बिल्डिंग इसमें, उनमें शिखरा, कर्व्ड शिखरा उनमें भी था। क्या था? कर्व्ड क्राउन्ड विथ आमाला का। या आप याद रखेंगे जब आप स्कूल शिखरा, आपको भी नहीं पता है तो वो क्या होता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आमाला का मैंने बोला जब आप हम नागारा स्कूल पढ़ेंगे तो हम वहां ही देखेंगे। और जो इनके स्कल्पचर हुआ करते थे, चाहे टेंपल में या टेंपल से बाहर, दोनों में, स्टोन में भी और मेटल में भी। स्टोन का था डोमिनेंट, ज्यादातर किसके बने होते थे? स्टोन का। और ये बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस थे, मींस हाईली लस्ट्रस, चमकीली, ठीक है। मैं थोड़ा आपसे कल पूछूंगा कि आप क्या जानते हैं थोड़ा इस बंगाल स्कूल से क्या बारे में, और उन टेम्पल्स के बारे में। क्वेश्चन फॉर टुमारो, क्वेश्चन, गिव मी a little more information about Bengal school, हाँ, प्लस इन दो टेम्पल्स के बारे में आप थोड़ा इंफॉर्मेशन ऐड करिए। और कल उसी सवाल से मैं आपको, उसी सवाल से हम आगे बढ़ेंगे। बिफोर वी मूव टू राष्ट्रकूटास एंड प्रत्याहारास, वुड बी आस्किंग द क्वेश्चन फर्स्ट कि आप उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए, फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर टुडे। वी शैल कंक्लूड आवर लेक्चर फॉर टुडे। जो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में नसीहत की, तो वो आप उन्हीं को साथ लेके चलेंगे, एक होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन लेके साथ चलेंगे, और फिर आपका जो प्रिपरेशन है बड़ा ही मज़ेदार बनेगा, और आपको चीज़ें आना शुरू हो। चीज़ें जब आएंगी तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है, ठीक है। तो ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।